इमरजेंसी की बरसी पर देश भर में बीजेपी ने 25 जून को काला दिवस मनाया। देहरादून के गढ़ी कैंट में कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आपातकाल के दौरान जेल गए ताराचंद्र गुप्ता और भूमिगत जीवन जीने को मजबूर हुए रोशन लाल अग्रवाल को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि 47 साल पहले आज के ही दिन आपातकाल की घोषणा के साथ ही सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए थे। 26 जून की रात को आज ही के दिन इंदिरा गांधी जी द्वारा आपातकाल लागू किया गया। देश के सभी राजनेताओं को बंद कर दिया गया, मीडिया पर। और उसका कारण ये था कि 1971 के चुनाव में राजनारायण जब हारे उसके खिलाफ गए और 1975 में एक फैसला हुआ जिसमें इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया। आपातकाल के विरोध में 25 जून को बीजेपी के द्वारा काला दिवस मनाए जाने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को अंधेरे में काम करने की आदत है, इसीलिए बीजेपी ये काला दिवस मना रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासनकाल से बड़ा आपातकाल इससे पहले देश में कभी नहीं रहा। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी एक बहादुर महिला रही, जिन्होंने देश के उस समय के हालातों को देखते हुए घोषित आपातकाल लगाया, साथ ही कुछ भी छिपकर नहीं किया। इंदिरा जी हिम्मती थी। देश के उस समय जो हालात थे उसको देखते हुए उन्होंने घोषित आपातकाल लगाया। इंदिरा जी ने छिपके कुछ नहीं किया। लेकिन जो इस समय अघोषित आपातकाल चल रहा है इस देश में, जिस तरीके से विपक्ष के लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, ये अघोषित आपातकाल है। और ये आपातकाल से भी बुरी स्थितियां हैं। आपातकाल में कम से कम किसी लीडर को जान से हाथ नहीं धोना पड़ा, किसी पत्रकार को जान से हाथ नहीं धोना पड़ा, किसी पत्रकार को अपनी नौकरी से हाथ नहीं धोना पड़ा। इन पिछले 4-5 साल में कई वरिष्ठ पत्रकार जिनका नाम था, जिनकी ख्याति विश्व प्रसिद्ध जो पत्रकार थे, केवल और केवल सत्ता के विरोध में बोलने और लिखने से उनकी नौकरियां चली गई। तो ऐसा आपातकाल तो नहीं था। तो उनको काला दिवस वो मना रहे हैं, ठीक मना रहे हैं, क्योंकि उनको अंधेरे में काम करने की आदत है। राजधानी देहरादून में अवैध रूप से की गई प्लॉटिंग पर एमडीडीए का शिकंजा कसता ही जा रहा है। शनिवार को शिमला बाईपास रोड पर अवैध रूप से हुए प्लॉटिंग को प्राधिकरण की टीम ने ध्वस्त कर दिया। शनिवार को प्राधिकरण ने कुल 27 बीघा जमीन पर हुई अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। शनिवार को जिला अधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार के निर्देश पर आबकारी विभाग की टीम ने विकास नगर क्षेत्र के खोदरी में छापेमारी की। इस दौरान आबकारी विभाग की टीम ने अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों की चेकिंग की। देहरादून के जिला अधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि जिले में शराब की ओवर रेटिंग और अन्य राज्यों से शराब तस्करी न हो, उसके लिए लगातार छापे मारने का अभियान चल रहा है। शनिवार को ही कामरी रोड पर अंग्रेजी शराब की दुकान पर औचक निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर 50,000 का जुर्माना लगाया गया। देहरादून में आपदा प्रबंधन नियंत्रण के मद्देनजर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मीडिया की भूमिका को देखते हुए मीडिया के सभी लोगों को भी आमंत्रित किया गया। कार्यशाला सचिवालय के आपदा नवीनीकरण और प्रबंधन केंद्र के सभागार में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव ने की। इस दौरान अधिकारी और स्पेशलिस्ट भी मौजूद रहे। कार्यशाला में आपदा को नियंत्रण में करना और इसके लिए बेहतर उपायों पर चर्चा की गई। आपदा कंट्रोल रूम हमारा तैयार है। इसके पहले हर एक मानसून सत्र के पहले हम लोग नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं विभिन्न विभागों से, 16 विभागों से। तो वो ऑलरेडी हमारी 3 जून से ही करके तैयार है और हमारे नोडल अधिकारी सारे बैठ रहे हैं। उसके अतिरिक्त हम एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग करते हैं CWC से और IMD के साथ, वो हमारी हो गई है और हमने सारी वार्ताएं करके हमारे पास डेटा आता है। हमारे पास 176 ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन हैं, जहाँ से हमारे पास सारा डेटा आता है और उनका अध्ययन करके किस प्रकार की स्थितियां बन रही हैं इस पर निर्णय लिया जाता है। भूकंप के दृष्टिकोण से हम लोग संवेदनशील तो हैं, डेफिनेटली जोन 4 और जोन 5 में हमारा राज्य आता है। इसके लिए अभी हमने 3-4 साल पहले एक व्यवस्था यहाँ पर करी थी अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए। पिछले साल अगस्त में इसका एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च हुआ, जो कि अर्थक्वेक आने के बाद जैसे ही जब कहीं पे अर्थक्वेक आता है तो उसके तत्काल बाद वो सायरन बजाता है और मोबाइल ऐप जिसके पास है उसके मोबाइल पर भी वो सूचनाएं आती हैं। तो इससे हमें आम जनता को जागरूक करने में मदद मिलेगी। और ये भूकंप आने के पश्चात जैसे हम देहरादून में बैठे हुए हैं तो हमें 15 से 20 सेकंड तक का टाइम मिल जाता है अपने आप को तैयार करने के लिए। पौड़ी के जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने पर्यटन कार्यालय और परिवहन विभाग कार्यालय की प्रस्तावित पार्किंग का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माणदायी संस्था को निर्देश देते हुए कहा कि पार्किंग को बेहतर स्वरूप देना सुनिश्चित करें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पार्किंग के भूमि का NOC लेने के लिए निर्देशित करने के साथ साथ पार्किंग निर्माण से लेकर सभी तरह की जानकारियां ली।
आज 2 स्थानों पर हम लोग जो पार्किंग का निर्माण कर रहे हैं उसका निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पर्यटन विभाग का जो कार्यालय है उसके सामने हम लोग जो है 60 गाड़ियों की पार्किंग का निर्माण कर रहे हैं। उसके लिए स्थान चयन किया गया है और संबंधित विभाग द्वारा DPR तैयार किया गया है। शासन स्तर पर इस संबंध में अभी प्रक्रिया विचाराधीन है और जैसी धनराशि स्वीकृत हो जाएगी उस पर निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा RTO कार्यालय के पास में भी हम लोगों ने एक पार्किंग का प्रपोजल तैयार करने के लिए अधिशासी अभियंता RW से प्रस्ताव तैयार करवाया है और यहाँ पर हमारी जो भूमि है ये वन पंचायत की भूमि है, उनसे NOC प्राप्त कर लिया है और अभी विधिवत रूप से स्वीकृति मिलने के उपरांत उसका एक वन भूमि प्रस्ताव भी हम तैयार करवाएंगे और अभी 444 लाख का प्रस्ताव और लगभग 80 से 90 गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क हो जाएंगी और बहुमंजिला पार्किंग के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। उसके लिए मैंने आज निरीक्षण किया है और हम शीघ्रता से कार्रवाई कर रहे हैं। TAC का कार्रवाई हमने पूर्ण कर लिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और CA राजेश्वर पेनुले ने जाक डोबरा लमगांव मोटर मार्ग को डबल लेन बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि डोबरा चाटी पुल बनने के बाद जाक डोबरा लमगांव मोटर मार्ग पर वाहनों का दबाव बढ़ गया है। ऐसे में संकरी सड़क होने के कारण वाहन दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। साथ ही उन्होंने खैंट पर्वत क्षेत्र को योगपीठ घोषित करने की मांग भी सरकार से की। हमने ये कहा था कि खैट पर्वत पे, क्योंकि ट्रैक खैट पर्वत का अगर आप गए हो उस एरिया में तो ट्रैक बहुत अच्छा है और वो जगह इतनी अच्छी है जहाँ पर आप योग की क्लासेस चला सकती हैं और ऐसी योग की क्लासेस नहीं कि जो आप छोटी मोटी चलाओ, इस ढंग की चलाओ कि जो पूरे विश्व से लोग आए। और योग एक ऐसी चीज़ है जो आपकी 90% बीमारियों को प्रिवेंटिव रूप से मैनेज कर सकती है। मैं नहीं कहता कि बीमारी अगर हो गई तो कितना मैनेज कर पाती होगी, लेकिन प्रिवेंटिव बहुत अच्छी चीज़ है और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और माननीय मोदी जी के कारण से पूरे विश्व में जानी जाती है। तो हम उसका फ़ायदा क्यों न उठाएं, हम उस जगह पर क्यों न उसको मेन स्ट्रीम में लाएं और उसके लिए हम लोग सब तैयार हैं। हम बिना किसी सरकार की आर्थिक सहायता के भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर से भी हम उसको करा सकते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट की स्वीकृतियाँ, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी हमें गवर्नमेंट से ज़रूरत होगी और हम लोग उसके लिए गवर्नमेंट से बात करें। हल्द्वानी के गौलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में स्विमिंग पूल शुरू हो गया है, जिसमें खेल विभाग तैराकी सिखा रहा है। स्विमिंग करने वाले खिलाड़ी और नए बच्चे अगर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गौलापार में तैराकी सीखना चाहते हैं तो वो जिला खेल कार्यालय से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते हैं। सहायक खेल निदेशक सुरेश पांडे के मुताबिक स्विमिंग पूल में तैराकी के ट्रायल के बाद ही एंट्री मिलेगी। वहीं स्विमिंग पूल खुलने से हल्द्वानी के तैराक भी खुश हैं। जिला खेल कार्यालय हल्द्वानी द्वारा जो स्विमिंग पूल का संचालन किया जा रहा है और इसको हमने 24 तारीख से हमने जनता के लिए जो है इसको ओपन किया है खिलाड़ियों के लिए। जो भी खिलाड़ी इसमें आना चाहते हैं वो अपना एक रजिस्ट्रेशन करा के जिला खेल कार्यालय हल्द्वानी में उनको और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो जिनको स्विमिंग आती है उन्हीं लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि ये स्विमिंग पूल जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बना हुआ है। इसमें ओलंपिक साइज स्विमिंग जो 50 बाई 25 मीटर लंबा और चौड़ा है और इसमें सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे पास यहाँ पर कोचेज़ हैं और साथ में लाइफ सीवर और स्विमिंग के जो भी जितने भी उपकरण हैं हमारे पास उपलब्ध हैं। और जैसे कि आपने स्वयं यहाँ पर देखा हुआ है कि बहुत ही आधुनिक स्विमिंग पूल यहाँ पर बना हुआ है और हमने ये ध्यान रखा है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं बच्चों को उपलब्ध कराई जाएँ। तराई पश्चिमी वन प्रभाग की पतरामपुर रेंज में गश्त के दौरान जंगल में अवैध रूप से लकड़ी काट रहे एक तस्कर को वन कर्मियों ने दबोचते हुए उसे कोर्ट में पेश कर दिया। मामले में पतरामपुर के रेंजर राजकुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जंगल में गश्त के दौरान वन कर्मियों को बाइक के टायर के निशान दिखाई दिए, जिसके बाद वन कर्मियों ने जंगल में जाकर देखा तो 6 तस्कर दक्षिणी बीट के कंपार्टमेंट नंबर 39 से 2 साल और 1 सागौन का पेड़ अवैध रूप से काट रहे थे, जिनमें से एक को पकड़ लिया गया जबकि अन्य फरार हो गए। आज सुबह लगभग 2:45 बजे हमारी एक गश्ती दल की टीम तुमड़िया बीट में गश्त कर रही थी, तभी उन्हें कुछ मोटरसाइकिलों के चिन्ह दिखाई दिए टायरों के। उसका पीछा करते हुए जब ये लोग गए तो कंपार्टमेंट 39 में 2 साल के पेड़ इन्हें कटे हुए मिले। फिर उसके आगे टायरों के चिन्ह फिर दिखाई दिए इनको आगे जाते हुए। पुनः आगे गए तो वहाँ लकड़ी काटने की कुछ आवाज़ें आईं और कुछ बोलने की आवाज़ें आईं। वहाँ जाके देखा तो ये 6 लोग थे जो कि उस समय जो है पेड़ काट रहे थे और जैसे ही हमारी टीम को इन्होंने देखा ये जो है अपना सामान लेके भागना शुरू कर दिया। इसमें हमने एक छिंदर सिंह पुत्र महेंद्र सिंह तुमड़िया डाम सेकंड को जो है रंगे हाथों वहाँ गिरफ्तार कर लिया है और इसके साथ साथ ही वहाँ हमने 5 बाइकें बरामद की हैं और जितना जो लकड़ी थी
साल की 2 पेड़ थे और 1 सागौन का पेड़, उसको हमने जो है मौके से बरामद कर लिया है। ये ले जाने में वहाँ उसे सक्सेस नहीं हो। अभी ये जांच की जा रही है कितने अपराध हैं। उत्तरी और दक्षिणी दोनों जसपुर रेंजों में इसके खिलाफ जो है अपराध दर्ज हैं। इसके साथ साथ हम जो आसपास की और रेंजें हैं और जो थाने हैं उनसे भी ये सूचनाएं ले रहे हैं। पौड़ी में लाली बाजार के चमियाला गांव में कृषि कार्य और गौपालन कर रहे त्रिभुलोचन नौटियाल ने अपने ही गांव की एक महिला के द्वारा उन्हें परेशान करते हुए फार्म में किए जा रहे कार्यों में बाधा डालने के साथ ही धमकाने और गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। उन्होंने जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन देते हुए इस समस्या का हल करने की मांग की। त्रिभुलोचन नौटियाल का कहना है कि महिला को फार्म पर दिहाड़ी मजदूर के रूप में रखा गया था, जिसके बाद महिला ने नौकरी छोड़ दी और अब उन्हें परेशान कर रही है। एक लेडी है जो हमारे गांव में हमें काम नहीं करने दे रही, हमारे खेत में काम नहीं करने दे रही है, जो कि पहले हमारी एम्प्लॉय थी। अब जब उसने लड़ झगड़ के खुद काम छोड़ा तो अब वो हमारा यहाँ पे ना हमें काम करने दे रही है, ना हमारे साथ जुड़े हुए लोगों को काम करने दे रही है। इस बार हमारी सारी फसल जो नवंबर में बोई थी, गेहूं की, मसूर की, मटर की सारी खड़े के खड़े खराब हो गई है। मुझे तो देख के इतना अफसोस होता है। और गांव वाले भी कुछ नहीं कर रहे क्योंकि वो सबको बददुआएं देती है, गाली गलौज करती है, तो सब डरते हैं उससे। हम नहीं डरते उससे, और कानून है और हमें पूरा विश्वास है कि कानून उसको बराबर सबक सिखाएगा। डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि इस पे कार्रवाई होगी और उस महिला पर भी कार्रवाई होगी। मैं उनसे आश्वस्त हूँ और मुझे यकीन है कि तुरंत कार्रवाई होने की संभावना है और उसको ये सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। आज हम इसीलिए आए सर से बात, क्योंकि ऊपर हो गई है। उसने गौशाला में हमारी गाय बाहर करके, जो लेडी वहाँ रखवाली करती है उसको बाहर निकाल के अपना खुद का ताला लगा दिया हमारी गौशाला में। और हम जाते हैं तो वो झगड़ा करती है और हमारे पास कोई चारा नहीं है। हमारी खड़ी फसल सूख गई है वहाँ पर इस बार की। हमारी गौशाला, ना तो हमारे खेत से हमें कोई आमदनी नहीं हो रही है। अब हमें बहुत दिक्कत हो रही है। यही सारी परेशानी लेके हम डीएम सर के पास आए। अब वो उन्होंने बोला है कि पटवारी को भेजकर वो ताला वाला खुलवाएंगे। वाली गकवाड़ से एक परिवार अभी मेरे सामने आए, उन्होंने शिकायत किया है कि उनकी ग्राम पंचायत में कोई मकानी देवी है, उनके द्वारा उनको परेशान किया जा रहा है और उनके खेत में जो सामग्री है या कृषि कार्य जो करते हैं उसमें जो उनका उत्पादन है उसको लेने से भी वो रोक रही है और अन्य ग्रामवासियों को भी वो मतलब परेशान कर रहे हैं। इस संबंध में अभी तहसीलदार को मौके पे भेज के उनका क्या समस्या है समाधान किया जाएगा और अगर समाधान करने की स्थिति में अगर दोनों व्यक्ति नहीं है, पक्ष नहीं है, संबंधित शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर उस पर वाद दाखिल करते हुए कार्रवाई की।